स्टार्ट करते हैं और बेसिकली यहाँ पे थे हम। मैंने एक्सपोर्ट की थी एक्टिव डायरेक्टरी। ये जो मैंने कमांड दी है इसने किया क्या है, पूरी एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सपोर्ट कर दी है और जो फाइल बनाई है उसका नेम भी मुझे खुद स्पेसिफाई करना होता है। तो मैंने नेम दिया था export.csv। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सपोर्ट इसने कर दिया है और जो फाइल क्रिएट की है दैट इज export.csv फाइल। अब हम क्या करते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि हाउ टू क्रिएट अ CSV फाइल। लेकिन सबसे पहले तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी मैं फाइल नहीं क्रिएट कर रहा, आपको समझा रहा हूं सिर्फ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट 1 प्लस एट्रीब्यूट 2, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स। लाइक आप यूजर बनाते हैं तो यूजर क्या होता है, यूजर इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। लाइक फर्स्ट नेम होता है, उसके बाद लास्ट नेम होता है, प्लस सिटी कोड, कंट्री कोड, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं। तो जब आप CSV फाइल में के थ्रू यूजर अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपने करना ये है कि पहले आपने वो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टिंग्विश नेम, DN। तो DN जो है वो बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि यूजर अकाउंट जो है उसका डिस्प्ले नेम क्या है, वो किस जगह क्रिएट हुआ है। लाइक ये एक्टिव डायरेक्टरी में आप देखें, ये जो यूजर अकाउंट बना हुआ है ताहिर, इसका डिस्टिंग्विश नेम क्या होगा, इसका डिस्टिंग्विश नेम होगा CN इज इक्वल टू ताहिर, कॉमा CN इज इक्वल टू यूजर्स। ये वो कंटेनर है जिसमें ताहिर प्लेस हुआ है फिलहाल, ठीक है। CN इज इक्वल टू ताहिर, CN इज इक्वल टू यूजर्स, कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE2, कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। यानी अगर आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम यूज करें जो डिस्टिंग्विश्ड नेम के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है तो आप ये ऑब्जेक्ट नेम देंगे, ये डिस्टिंग्विश नेम देंगे। लाइक मैं अगर एक कमांड लाइन होती है DSRM, इससे आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। तो लेट से मैं ताहिर को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा DSRM CN इज इक्वल टू ताहिर, कॉमा CN इज इक्वल टू यूजर्स, ये वो कंटेनर है जिसमें ताहिर इस वक्त प्लेस हुआ है, कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE2, कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। ये मैंने एंटर किया, उसने कहा आर यू श्योर, मैंने यस किया, अकाउंट डिलीटेड। अगर आप यहाँ रिफ्रेश करें अब ताहिर आपको नजर नहीं आएगा, वो देखें ताहिर वैनिश हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये कमांड लाइन सिर्फ इसलिए यूज की ताकि आपको डिस्टिंग्विश नेम क्लियर हो जाए। अगर किसी OU के अंदर है ऑब्जेक्ट तो रिप्लेस CN इज इक्वल टू यूजर्स विद द OU नेम। लाइक ये सेल्स OU है, मैं इस T यूजर को मूव करवा देता हूं सेल्स OU में, ये मूव हो गया। ये हम ओपन करते हैं, अब T यहाँ पे आ रहा है। इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं या आप कोई नया अकाउंट बनाना चाहते हैं सेल्स के अंदर तो आप लिखेंगे DS add user CN is equal to like Imran, comma OU is equal to sales, comma DC is equal to MCSE2, then comma DC is equal to com। हाँ, क्यों नहीं बनाया इसने, कोट्स डालने इसमें। CN is equal to Imran, comma Imran 1 कर दें। आई बिलीव कि कहीं ये डुप्लीकेशन ना हो रही हो। जी, डुप्लीकेशन ही हो रही थी, इमरान पहले से मौजूद होगा। अब यहाँ आप देखें ये मौजूद था, इमरान इसलिए नहीं बना रहा था। सेल्स में रिफ्रेश करें तो एक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बेसिकली इन दोनों कमांड से मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि हाउ टू राइट अ डिस्टिंग्विश्ड नेम। जो बल्क इंपोर्ट प्रोसेस में कर रहा हूँ वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। ये सिर्फ मैंने दो कमांड इसलिए रन की ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्टिंग्विश नेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, फिर उसका कंटेनर एंड देन पेरेंट, ठीक है, उसके रूट पाथ तक जाते हैं। तो अब मैंने कहा डिस्टिंग्विश नेम सबसे पहले लिखना है। मैंने बल्क इंपोर्ट प्रोसेस के लिए जो फाइल में बनाना चाह रहा हूं उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट जो मैंने डिक्लेयर किया दैट इज डिस्टिंग्विश नेम। उसके बाद मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है।
ये है ऑब्जेक्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट, यूजर है, कंप्यूटर है, रिसोर्स है, क्या है। तो ये दो, इनफैक्ट ये दो एट्रीब्यूट्स भी काफी हैं, लेकिन मैं एक और एट्रीब्यूट दे रहा हूं, सैम अकाउंट नेम, क्योंकि जब तक आप ये एट्रीब्यूट नहीं देंगे ऑब्जेक्ट जो है उसका लॉग ऑन नेम डिक्लेयर नहीं होता। तो लॉग ऑन नेम वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए सैम अकाउंट नेम का एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर किया है, ताकि उसका जो नेम है वो डिक्लेयर हो जाए, उसका लॉग ऑन नेम डिक्लेयर हो जाए। तो पहली लाइन में तो वो एट्रीब्यूट्स आ गए जो आप यूज करना चाह रहे हैं। अब हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज। मुझे जरा कंफर्म करें कि वॉइस अब क्लियर है। एक दफा ब्रेक हुई थी अभी ठीक आ रही है, मगर अच्छा दरमियान में ब्रेक हुई थी। अच्छा ब्रेक हुई है अभी भी। अच्छा बहरहाल डिस्टिंग्विश नेम देते हैं। डिस्टिंग्विश नेम मैं देता हूं सी एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यूजर वन, कॉमा सी एन इज इक्वल टू यूजर्स, कॉमा डी सी इज इक्वल टू एम सी एस सी टू, कॉमा डी सी इज इक्वल टू कॉम। ठीक है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया डिस्टिंग्विश नेम। इसको मैंने डबल कोट्स में इसलिए रखा है क्योंकि पूरा जो एट्रीब्यूट है उसके लिए भी, यानी दो एट्रीब्यूट्स को जब आप क्रिएट करते हैं तो उनकी वैल्यूज के दरमियान भी कॉमा आता है। दैट्स वाई आपने जो है वो डिक्लेयर किया है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी अगर ये एट्रीब्यूट ऐसा होता जिसकी वैल्यू में कॉमा नहीं, विद इन वैल्यू कॉमा ना आ रहा होता, तो मुझे डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं थी। डबल बंद कर दें इसे। डबल कोट सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि ये पूरी वैल्यू डिस्टिंग्विश नेम की और विद इन वैल्यू हमारे पास कॉमा आ रहा है। इसके बाद मैं कॉमा डालता हूं और ऑब्जेक्ट क्लास देता हूं यूजर, देन कॉमा सैम अकाउंट नेम देता हूं यूजर। ठीक है, यानी पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू आ गई दिस वन, सेकंड एट्रीब्यूट, आप ऊपर देखें ना तीन एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है, सेकंड एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट क्लास, थर्ड एट्रीब्यूट है सैम अकाउंट नेम। तो नीचे इन्हीं तीनों की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूं, इसे मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दें, और जाहिर है हमने यूनिक यूजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो यूजर नेम को आप चेंज कर दें। इसको मैं 11 कर देता हूं, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15। सेम विद लॉग ऑन नेम 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लें विथ CSV एक्सटेंशन। मैंने सेव एज किया और यहां पे मैंने सी ड्राइव में सेव कर ले। यहां नेम इसका जो भी देना चाहें दे दें, नेम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन इसकी CSV हो, और मेक श्योर कि एक्सटेंशन जो है वो चेंज ना हो। ऑल फाइल्स कर दें, अदरवाइज ये टेक्स्ट फाइल कर देगा इसे। ओके, इसे इंपोर्ट करने से क्या होना चाहिए, इसको इंपोर्ट करने से 5 यूजर अकाउंट्स इस डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाने चाहिए। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूं और यहां पे मैं यूज करूंगा CSVDE-I-F एंड देन test.csv। देखिए क्या कहता है, 5 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। और अगर अब आप यहां पे रिफ्रेश करें तो ये आपको 5 यूजर अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप मजीद फ्लेक्सिबिलिटी भी ला सकते हैं। लाइक मैं ये भी कह सकता हूं कि इसे मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां कहता हूं CN इज इक्वल टू मार्केटिंग, ठीक है, कॉमा OU, सॉरी CN नहीं, OU इज इक्वल टू मार्केटिंग करें। मैं अब एक OU क्रिएट कर रहा हूं। मैंने लिखा OU इज इक्वल टू मार्केटिंग, कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE2 एंड देन कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। ये मैंने वैल्यू दी है डिस्टिंग्विश नेम की। अगेन इसको कोट्स में ले आए, और इसकी क्लास क्या होगी, ये यूजर अकाउंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। तो इसकी क्लास में दे देता हूं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सैम अकाउंट नेम इसमें नहीं होगा, सैम अकाउंट नेम तो होता है यूजर का। तो बेसिकली ये मैंने एक यूजर बनाने की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यूजर 1, और इसे मैं रिप्लेस कर देता हूं
OU इज इक्वल टू मार्केटिंग से। यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले स्टेप में एक OU क्रिएट किया है और सेकंड स्टेप में उस OU के अंदर मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। ये उसकी सारी वैल्यूज मैंने दे दी है, ठीक है। अगर आप एक और बनाना चाहें एक और दफा इसे लिख दें और यहाँ पे यूजर 2 कर दें, इधर भी चेंजेस कर दें, OU इज इक्वल टू मार्केटिंग, इसको भी 2 कर दें। तो अब अगर मैं इसे इंपोर्ट करूं तो क्या होना चाहिए, इसको हम नए नाम से सेव कर लेते हैं। इसका हम नेम रख देते हैं टेस्ट2। टेस्ट2 को इंपोर्ट करने से क्या होना चाहिए, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, एक OU बन जाना चाहिए और उस OU में 2 यूजर अकाउंट्स बन जाने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखें 3 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैंने जो -i दिया है याद रखिएगा, -i पहले जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तो एक्सपोर्ट की मेरी कमांड ये थी, ये, ठीक है। एक्सपोर्ट में आपने -i मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो -i बेसिकली इट ट्रिगर्स द इंपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। आप -i देते हैं तो इसे समझ में आ जाता है कि इंपोर्ट परफॉर्म करना है, एक्सपोर्ट नहीं है। और -f फाइल का नाम बताने के लिए। अब यहां आप जाके वेरीफाई कर लें, देखें अभी यहाँ पे मार्केटिंग OU डिस्प्ले नहीं हो रहा, आप रिफ्रेश करें, ये अब आपके सामने मार्केटिंग OU है और ये इसके अंदर 2 यूजर अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस था फॉर द क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट्स और जस्ट एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग CSVD। मजीद आप इसमें ग्रैनुलैरिटी ला सकते हैं इसके जो कमांड लाइन टूल्स हैं उनके थ्रू। सेम वे आप एक और यूटिलिटी भी ये देख लें, इसने एग्जांपल दी है csvd.exe -i -f देन फाइल नेम और उसके बाद -k का अगर आप स्विच दे दें तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप 200 एंट्रीज इंपोर्ट कर रहे थे जिसमें से किसी एक एंट्री में जो आपने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो ठीक नहीं है, तो नॉर्मली ये होता है कि उस एट्रीब्यूट पे वो रुक जाता है और उसके बाद बाकी एट्रीब्यूट्स को भी कॉल नहीं करता, बाकी आपका यानी प्रोसेस जो है वो भी हैंग हो जाता है। तो -k का मतलब ये कि स्किप द एरर, यानी अगर दरमियान में किसी एंट्री पे प्रॉब्लम आता है तो उसे छोड़ के और उसके बाद वाली एंट्रीज जो हैं उन पे एक्शन परफॉर्म कर दो। अदरवाइज अगर आप -k ना दें तो वो रुक जाता है, तो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पासवर्ड आप इससे नहीं क्रिएट कर सकते, ये इसकी शॉर्टकमिंग है। कैन नॉट इंपोर्ट पासवर्ड सो यूजर्स आर क्रिएटेड एज डिसेबल्ड, ठीक है। यूजर डिसेबल्ड स्टेट में बनेंगे, देन लेटर ऑन आप उनका पासवर्ड रीसेट कर दें। लेकिन जाहिर है यूजर अकाउंट क्रिएशन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वंस यूजर क्रिएट हो जाता है तो आप उसका पासवर्ड रीसेट कर दें और साथ में वो जो चेक बॉक्स होता है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो उसको सेलेक्ट रहने दें, कीप इट इनेबल्ड, ताकि यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉग ऑन हो तो उससे सिस्टम प्रॉम्प्ट कर देगा फॉर द चेंज ऑफ पासवर्ड, वो पासवर्ड चेंज कर लेगा ताकि उसके बाद पासवर्ड उसी को पता हो। कैन नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग यूजर्स, CSVD से सिर्फ आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन और डिलीशन अगर रिक्वायर्ड है तो गो फॉर LDIF। LDIF में ये एबिलिटी है कि वो यूजर अकाउंट क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन इन तीनों को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट कर दें जी। अच्छा जरा मुझे अपडेट करें, वॉइस को बात बन रही है जी, आवाज अभी ठीक है सर? भी ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है विद रेफरेंस टू LDIF। इसमें वो कहता है कि LDAP फॉर्मेट ये यूज करती है, डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका भी कमांड लाइन स्ट्रक्चर वही है जो CSVD का था, कि इसमें भी आप LDIFD, अगर मैं जो मैंने पहले किया था वही काम अगर मैं करूं, फॉर एग्जांपल मैं VMware में मैं यहाँ पे यही काम करता हूं। मैंने पहले जब कमांड दी एक्सपोर्ट के लिए तो मेरी कमांड लाइन थी CSVD -f। अगर मैं इसको CSVD की जगह कर देता हूं, फॉर एग्जांपल LDIFD, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसकी एक्सटेंशन जो है CSV नहीं होती, इसकी एक्सटेंशन होती है LDIF, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक्सपोर्ट कर देगा और अब ये एक्सपोर्ट करेगा किस फॉर्मेट में, LDF फॉर्मेट में, ये आप देख लें।
ये आपके पास फाइल बन गई है। अब इस फाइल में और जो ओल्ड फाइल थी उसमें फर्क ये है कि ये फाइल बेसिकली कॉमा सेपरेटेड में नहीं बनेगी बल्कि लाइन सेपरेटेड फॉर्मेट में। आप देखें, अब एक लाइन में एक एट्रीब्यूट है। देखें पहले लिखा हुआ है dn एंड देन वैल्यू, उसके बाद चेंज टाइप एंड देन वैल्यू, देन अगेन चेंज टाइप एट्रीब्यूट और उसके बाद उसकी वैल्यू, यानी एक लाइन में एक एट्रीब्यूट एज अपोज टू सीएसवी में क्या था कि एक ही लाइन में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ रहे थे। आप इस लाइन को देखें, इसमें दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इस लाइन को देखें, इसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं। एक आपने वैल्यू दी है किसकी, सैम अकाउंट नेम की, एक आपने वैल्यू दी है ऑब्जेक्ट क्लास की, और देन ये वैल्यू है डिस्टिंग्विश नेम की। ठीक है, तो बेसिकली जो CSVD है वो कॉमा सेपरेटेड है। हर एट्रीब्यूट जो है, एक ही लाइन में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, लेकिन फॉर LDF आपको हर एट्रीब्यूट को सेपरेट लाइन में देना पड़ता है। तो अब मैं LDIFD के थ्रू आपको हम एक फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन हम उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम मॉडिफाई और डिलीट भी करके देखेंगे, क्योंकि LDIF जो है उससे आप ऑब्जेक्ट को नॉट जस्ट क्रिएशन बट मॉडिफिकेशन और डिलीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि CSVD और LDIFD में फर्क क्या है, तो पहला डिफरेंस तो आप बता देंगे स्ट्रक्चर के रेफरेंस से कि CSVD जो है इट सपोर्ट्स ओनली CSV फाइल्स, जो LDIFD है इट सपोर्ट्स ओनली LDF फाइल्स। सेकंड डिफरेंस ये है कि CSVD जो है वो कॉमा सेपरेटेड है, हर लाइन में एक ही लाइन में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, बल्कि दिए क्या जा सकते हैं, आप देते ही तमाम एट्रीब्यूट्स एक लाइन में देते हैं और देन वैल्यूज दे देते हैं। जो LDIFD है उसमें आप हर लाइन में न्यू एट्रीब्यूट्स देंगे और जब एक ऑब्जेक्ट्स की तमाम चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद एक स्पेस डाल के आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दें। और एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि CSVD कैन ओनली बी यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयरएज LDIFD सपोर्ट्स डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एज वेल। ठीक है, उससे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्रिएशन देखते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा एंड देन हम उसे ADS में इंपोर्ट करके देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। नोटपैड खोल लें, इसे बंद कर दें, ये तो एक्सपोर्ट किया था वो फाइल है जी। ओके, अब क्या होगा, मैं लिखता हूं DN कॉलन, आगे मैं यूजर नेम दे देता हूं, लाइक यूजर 100 कर दें आप, यूजर 100, CN इज इक्वल टू यूजर 100 सॉरी, और यहां मैं लिख देता हूं DC इज इक्वल टू MCSE2 कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम, रूट पे ही मैंने बना दिया। ये पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। दूसरा एट्रीब्यूट आया चेंज टाइप। देखें CSVD में तो चेंज टाइप थी ही एक तरह की, ठीक है, यू आर ओनली अलाउड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए इन केस ऑफ CSV you don't need to modify or declare your changes, but in case of LDF आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आपको अपनी चेंज टाइप भी बतानी पड़ती है। तो मेरी चेंज टाइप क्या है, ऐड। देन ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है यूजर। ठीक है, सैम अकाउंट नेम है यूजर 100। ठीक है, और बल्कि मैं ये नहीं देता, मैं आपको इसका इम्पैक्ट भी बता देता हूं कि अगर आप ये ना दें तो क्या होगा। और आप और एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं, लाइक ये सिटी एट्रीब्यूट्स है। सिटी एट्रीब्यूट आप लोकेशन दे रहे हैं, जस्ट L डिक्लेयर करें जिससे लोकेशन डिक्लेयर हो जाती है, मैं लाहौर दे देता हूं। और इसी तरह यूजर अकाउंट कंट्रोल ये बताएगी कि अकाउंट इनेबल्ड स्टेट में बनना है या डिसेबल्ड स्टेट में, लाइक मैं यहां देता हूं 512। आप देखेंगे क्या होता है, इसको मैं कंट्रोल C करता हूं, ये 3 अकाउंट्स बन रहे हैं, मैं इसे कर देता हूं 101। एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर करना है, यहां मैं देता हूं सैम अकाउंट नेम कॉलन, इसमें आप दे दें यूजर 101। और ये अब आपने याद रखना है, मैंने
सैम अकाउंट नेम का वेरिएबल पहले ऑब्जेक्ट में नहीं दिया लेकिन बाकी दोनों में दिया है। मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये एट्रीब्यूट ना दें तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट मैंने नहीं दिया सैम अकाउंट नेम का। अच्छा, यहां पे एक और काम करते हैं हम, यहां मैं देता हूं 514। 514 का मतलब डिसेबल्ड है। ठीक है, इधर भी देते हैं 514। तो 2 अकाउंट डिसेबल्ड स्टेट में बनने चाहिए, एक इनेबल्ड स्टेट में। इसको सेव एज करें उसी तरह से, और यहां पे मैं देता हूं test.ldf। ठीक है, ऑल फाइल्स कर दें ताकि ये उसकी एक्सटेंशन खराब ना करे। ओके, कमांड लाइन पे आए। अब हमारी कमांड होगी ldif de -i -f एंड देन test.ldf। 3 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। एक्टिव डायरेक्टरी में आए और चेक करें कि उन 3 एंट्रीज का स्टेटस क्या है। रिफ्रेश किया, देखें पहली चीज तो आप देखें जिसमें मैंने यूजर अकाउंट कंट्रोल की वैल्यू 512 दी थी, वो अकाउंट इनेबल्ड स्टेट में बना है। ये आपके सामने इनेबल्ड स्टेट में। बाकी जो 2 अकाउंट्स हैं वो डिसेबल्ड में। ये इंपैक्ट है किसका, इस वैल्यू का। 512 मींस इनेबल्ड, 514 मींस डिसेबल्ड, पहली चीज। अच्छा, उसके बाद एक और डिफरेंस ये था कि जो फर्स्ट यूजर अकाउंट है इसमें मैंने सैम अकाउंट नेम वैल्यू नहीं दी थी। अब आप उसका इंपैक्ट देखें इन दोनों में दी है। इनकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखें और इनके लॉग ऑन नेम देखें तो ये देखें, ये यूजर 101 आ रहा है, और इसी तरह अगर मैं यूजर 12 देखता हूं तो ये यूजर 102 आ रहा है। जो चीज समझनी है वो ये कि ये बेसिकली CN का कमाल नहीं है। जो आपने डिस्टिंग्विश नेम में लिखा है ना, CN इज इक्वल टू यूजर 101 और यूजर 102, वो बेसिकली डिस्प्ले नेम है, वो लॉग ऑन नेम नहीं है। आप यूजर 100 को चेक करें इसमें, क्योंकि आपने सैम अकाउंट नेम नहीं दिया। अब डिस्प्ले नेम तो यूजर 100 है। हाउ अबाउट लॉग ऑन नेम? देखें इसका लॉग ऑन नेम कितना कॉम्प्लेक्स है। तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि यूजर जो है वो इस तरह का लॉग ऑन नेम यूज करे। तो इसलिए जो सैम अकाउंट नेम का एट्रीब्यूट है वो आपको लाजमी डिक्लेयर करना है। सेकेंडली, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर पे तो मेक श्योर कि पासवर्ड पॉलिसी आपने चेंज की हुई हो। मैंने तो अपने सिस्टम पे पासवर्ड पॉलिसी रोल बैक की हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर पासवर्ड पॉलिसी इफेक्टिव होती तो इनेबल्ड स्टेट में ये अकाउंट ना बनता, क्योंकि आपने पासवर्ड नहीं दिया तो इन तीनों अकाउंट्स का पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है। तो इस वक्त क्योंकि मैं ब्लैंक पासवर्ड परमिट कर रहा हूं, ये देखें अगर मैं रीसेट करता हूं पासवर्ड तो ये रीसेट कर देता है, ब्लैंक भी रीसेट कर रहा है। तो इस वजह से ये याद रखिएगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि या तो आपने पासवर्ड पॉलिसी जो है वो खत्म की हुई हो कि यूजर इज अलाउड टू यूज एनी पासवर्ड, ये स्टेटस हो। और अगर ये स्टेटस नहीं है, पासवर्ड पॉलिसी अगर इफेक्टिव है, तो देन मेक श्योर कि आप डिसेबल्ड स्टेट में अकाउंट बनाएं, यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल की वैल्यू 514 हो, या फिर यूजर अकाउंट कंट्रोल आपने डिक्लेयर ही ना किया हो। ये दोनों बातें हैं। ओके जी, ये 3 अकाउंट्स मैंने बना दिए। 2 का पासवर्ड जो है वो 2 अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड स्टेट में है, एक इनेबल्ड स्टेट में है। एक और चीज आपको मैं चेक करवाता हूं, क्योंकि अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स का। ये जो आप CN इज इक्वल टू लिखते हैं, बेसिकली दिस इज योर डिस्प्ले नेम। मैं एक अकाउंट बनाता हूं, एक दफा और एक काम और कर लेते हैं हम ये करते हैं कि वही काम जो हमने CSV से किया था वो LDIF से भी करते हैं। मैं यहां लिखता हूं OU डिस्टिंग्विश नेम कॉलन OU इज इक्वल टू, अब कर दें अकाउंट्स, ठीक है, कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE2 एंड देन कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। ये तो हो गया आपका डिस्टिंग्विश नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। देन ऑब्जेक्ट क्लास, बल्कि चेंज टाइप सबसे पहले आपने राइट आफ्टर DN डिक्लेरेशन चेंज टाइप देनी है। चेंज टाइप मैंने दी ऐड, उसके बाद मैंने दी ऑब्जेक्ट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है जी, ये मैंने डिस्टिंग्विश नेम दिया है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। उसके बाद मैं कहता हूं CN इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल उस्मान कॉमा OU इज इक्वल टू अकाउंट्स। ठीक है, चेंज टाइप ऐड हो गई, ऑब्जेक्ट क्लास यूजर हो गया,
लोकेशन भी अभी हम वेरीफाई करते हैं, लेकिन यहां मैं कर रहा हूं उस्मान अहमद, ठीक है। और जो सैम अकाउंट नेम है वो मैं दे देता हूं सैम अकाउंट नेम, ये मैं देता हूं उस्मान डॉट ए, ठीक है। बेसिकली मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि डिस्प्ले नेम में और यूजर नेम में फर्क है। यहां मैंने एक और अकाउंट बनाया, इसमें मैं कर देता हूं जीशान अहमद और यहां मैं कर देता हूं जीशान ए फॉर एग्जांपल। अब आप इसका सिटी यहां पे कर देते हैं हम यूएई, ठीक है जी। इधर कर देते हैं लोकेशन यूएसए। अब इसे सेव करें, सेव एज test1 कर दें और यहां से कर दें ऑल फाइल्स, सेव कर दें इसे, ठीक है। ये स्पेसेस जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, मेरा नहीं ख्याल इनकी वजह से कोई एरर आएगा, लेकिन बहरहाल इन्हें खत्म कर दें। सेव कर दें, इस फाइल को इंपोर्ट करें, सब कुछ वही है, यहाँ पे test1 कर दें बस। 3 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अब इन एंट्रीज का हम एग्जामिनेशन करते हैं। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो एक और OU आ जाना चाहिए अकाउंट्स के नाम से, ये आपके सामने अकाउंट्स है। इसमें एक उस्मान अहमद आ रहा है, एक जीशान अहमद। आप देखें ये जीशान अहमद मैंने कहाँ लिखा था, CN इज इक्वल टू उस्मान अहमद, CN इज इक्वल टू जीशान अहमद। अब इनके लॉग ऑन नेम देखें, प्रॉपर्टीज में जाएं और चेक करें कि अकाउंट में लॉग ऑन नेम, ये देखें उस्मान डॉट ए। ऑर्गेनाइजेशन में एड्रेस में जाके लोकेशन देखें क्या आ रही है, सिटी यूएसए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने इंफॉर्मेशन पुट की थी उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी देख लें कि हाउ टू मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरी एंट्रीज सेलेक्ट कर ले और अब मैं चेंज टाइप देता हूं मॉडिफाई, ठीक है। इसमें आपको ये देने की जरूरत नहीं है और लेट्स से मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिप्लेस लोकेशन और देन मैं कहता हूं लोकेशन इज इक्वल टू यूएसए की जगह कर दें NY, ठीक है। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया उस्मान को, उस्मान की प्रॉपर्टीज को। और अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी दे दें, यहां मैं दे देता हूं जीशान अहमद और सिटी में दे देता हूं दुबई, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गई, एक चीज जो भूलनी नहीं है कि इसको बनाने के बाद यहां पे एंड पे डैश लगाना है। ये डैश टर्मिनेशन साइन है, इसके बगैर ये एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये डैश जो है इट इज अ मस्ट, हर एंट्री के बाद, इसके बाद भी आएगा। तो इसे अब आप सेव कर लें, इसका जो मर्जी नाम दे दें, मैं देता हूं फॉर एग्जांपल मॉडिफाई डॉट LDF, ठीक है। यहां से ऑल फाइल्स कर देता हूं। पहले मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं कि इस वक्त देखें जीशान की भी प्रॉपर्टीज देख लें। इस वक्त जो इसमें एड्रेस में UAE आ रहा है, ठीक है। तो अब इंपोर्ट करें, फाइल का नाम है modify डॉट LDI, 2 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ओके। वेरीफाई करें, उस्मान की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं तो अकाउंट्स के पेज में, सॉरी एड्रेस के पेज में अब NY आ रहा है। सेम विद जीशान, इनकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं तो एड्रेस के पेज में दुबई आ रहा है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन भी हो गई। और बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली जो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है दैट इज क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो है वो तो बल्क में आप वैसे ही कर लेते हैं। आपको बहुत सारे यूजर अकाउंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करनी है। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये जो यूजर आ रहे हैं पांचों, इन सब की सिटी मैंने करनी है इस्लामाबाद, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल की के साथ, प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा, एड्रेस में मैं यहाँ पे सिटी डिक्लेयर कर देता हूँ ISB, ठीक है।
अब ये सबकी एंट्रीज मॉडिफाई हो गई। तो मॉडिफिकेशन इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन इवन इफ यू परफॉर्म इट बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। लेकिन जो क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स है वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमने उसके लिए ये मेथड अडॉप्ट किया। इसको मिनिमाइज करें और हम डिलीशन भी देख लें। वैसे तो डिलीशन में कोई, बस यहाँ पे डिलीट लिख दें, ना इसकी जरूरत ना इसकी जरूरत, इधर भी जस्ट डिलीट लिख दें, ठीक है। ये सब हटा लें, दैट्स इट। सेव एज कर दें, टेल डॉट LDF कर दें इसे, ऑल फाइल सेव करें, इंपोर्ट कर लें, दैट्स इट। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। टेल मैसेज यही आएगा, मॉडिफाइड सक्सेसफुली, लेकिन वो मॉडिफिकेशन है क्या कि वो दोनों अकाउंट्स अब रिफ्रेश करें, ये देखें दोनों अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं। तो बेसिकली LDF और CSV ये दोनों जो हमारे पास फाइल्स हैं वो अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट मॉडिफिकेशन और जो आपकी बल्क की चेंजेस हैं उनके लिए हैं। इनके थ्रू आप बल्क चेंजेस करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ, इससे नेक्स्ट आर्टिकल पे हम जंप करेंगे। जी प्लीज। ये आपके पास कुछ कमांडलेट्स भी हैं, import.csv और new AD यूजर, ये आपके पास कमांड लाइन है, ठीक है। आप इसे भी यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर मैं इधर से करूं न्यू AD यूजर और मैं इधर कर देता हूं अदनान, ठीक है। अब ये देखें एट्रीब्यूट्स इसके आ जाएंगे, बनाने के बाद आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे जरा करें गेट AD यूजर अदनान, ये देखें ये अदनान से बना दिया, ये भी डिसेबल्ड स्टेट में। तो बहरहाल यहाँ भी आपके ऑप्शन है और इसमें तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट भी है। अगर इस सिस्टम पे मेरे पास पड़ा हो, मैं चेक कर लेता हूँ, बल्कि होगा, यस मुझे याद आ गया, मैंने लास्ट टाइम उसकी लोकेशन ऐसी की थी कि नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं इसमें 2008 में होगा, नहीं, एक मिनट सिर्फ, चलें यहीं से उठा लें। मेरे पास ये जो एक प्रोग्राम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर इसके अंदर मैंने VMware टूल्स, नहीं जी VMware टूल्स नहीं है, चलें जी छोड़ें, हम अलग से देख लेंगे। बेसिकली एक स्क्रिप्ट भी है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था, जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। आप जस्ट उस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करें, जिस तरह यहाँ इसने मेंशन किया import.csv, और वो स्क्रिप्ट क्या होता है, वो मल्टीपल यूजर अकाउंट्स बना देता है। आपके पास इंटरनेट पे एक वेबसाइट भी है जो आपको टेस्टिंग के लिए फेक यूजर नेम्स की, पासवर्ड यूजर नेम की जो फाइल है वो प्रोवाइड करती है। और अगर मैं देखूं तो मैं आपको शायद ये बता सकूं, यस, ये फेक नेम्स जनरेटर, ठीक है। ये आपकी एक वेबसाइट है फेक नेम्स जनरेटर। ये आपको, आप यानी अपनी रिक्वायरमेंट दे दें तो ये आपको बता देते हैं कि ये आपकी वेबसाइट है www.fakenamegenerator.com, ठीक है। इन पे जाएं, आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दें, लाइक आप बता देते हैं कि मुझे जो फाइल क्रिएट करनी है उसमें 20% नेम्स जो हैं वो फीमेल्स के हों,
80% नेम मेल्स के हों, और साथ में आप मेंशन कर देते हैं रीजन अपना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट करके और आपको आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देता है। ये देखें मुझे जो इसने सेंड की थी ये वो फाइल है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है कि आप ये फाइल मंगवा लें। देखें इसने फाइल तकरीबन 100 अकाउंट्स इसने जनरेट किए, तो इट्स अप टू यू, आप वहां मेंशन कर दें, ये फाइल जनरेट हो जाएगी। देन इस फाइल को आप इंपोर्ट करके और आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है प्रोडक्शन में ही आपको अदरवाइज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पहले से ये काम कर लें तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद है कॉन्फ़िगरिंग पासवर्ड पॉलिसी एंड यूजर अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, और इसमें भी कुछ नई बातें हैं, और वो नई बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअली उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले जी, सेट पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग फॉलोइंग सेटिंग्स। ये आपके पास सेटिंग्स होती हैं, पासवर्ड हिस्ट्री है, मैक्सिमम पासवर्ड एज है, मिनिमम पासवर्ड एज है, देन पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन है, और अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड है। मुझे एक चीज बताएं, एक डॉक्यूमेंट में रीड कर रहा था काफी, जब मैं खुद स्टडी कर रहा था, तो वहां मेंशन था कि पासवर्ड हिस्ट्री के लिए जरूरी है कि आप मिनिमम पासवर्ड एज भी कॉन्फ़िगर करें। अगर आप मिनिमम पासवर्ड एज कॉन्फ़िगर नहीं करते तो यूजर पासवर्ड हिस्ट्री को बाईपास कर सकता है। बताएं मुझे ये कैसे होगा, शाबाश। कोई लिंक बनता है इन दोनों चीजों का? क्या पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो ओल्ड पासवर्ड आपके हैं सिस्टम वो याद रखेगा और वो पासवर्ड आपको नहीं रखने देगा। लाइक आपने प्रीवियस पासवर्ड रखा था एबीसी, अब आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो एबीसी आप दोबारा नहीं दे सकते, आपको यूनिक पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो डज इट हैव एनी लिंकेज विद मिनिमम पासवर्ड एज? जी क्या कहते हैं? अब आप लोगों की भी वॉइस वेरीफाई हो जाए। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? ये तो बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है सर, आवाज ही नहीं आ रही, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। नहीं, आवाज आ रही है मगर वो क्वेश्चन बहुत ऊपर से निकल गया। मैं दोबारा समझा देता हूं। बेसिकली पासवर्ड हिस्ट्री ये होती है कि आपके जो प्रीवियस पासवर्ड्स हैं, देखिए ना, पासवर्ड पॉलिसी का मकसद ये है कि यूजर को इनकरेज किया जाए कि वो अपना पासवर्ड डिफिकल्ट रखे, पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली चेंज करे, ठीक है। आप यूजर को इनकरेज कर रहे होते हैं बाय फोर्सिंग पासवर्ड पॉलिसी। तो इन जो पासवर्ड पॉलिसी की इन्फोर्समेंट है उसने यूजर को बाउंड कर दिया कि वो हर 20 डेज बाद फॉर एग्जांपल पासवर्ड चेंज कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि आपने इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री किया है और आपने मेंशन कर दिया है कि ये पॉलिसी में ओपन करके आपको दिखा देता हूं ना, ताकि आपको याद आ जाए कि बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। मैं अगर ग्रुप पॉलिसी ओपन करूं तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में आपके पास पासवर्ड पॉलिसी मौजूद है, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी में आप मेंशन करते हैं कि पासवर्ड का बिहेवियर क्या होगा। ये देखें, पॉलिसीज में जाते हैं, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और इसमें आपको मिलेंगी लोकल अकाउंट पॉलिसीज, और अकाउंट पॉलिसी में ये रही पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। अब इस वक्त तो मैंने इसे 0 किया हुआ है, लेकिन यानी अगर मैं इसे ट्यून कर दूं, फॉर एग्जांपल यहां मैंने दे दिए हैं 5 पासवर्ड्स, ठीक है। ये 5 पासवर्ड्स हो गए और मिनिमम पासवर्ड एज नीचे 0 डेज है। अगर आप मिनिमम पासवर्ड एज इस वक्त 0 रखते हैं तो ये 5 पासवर्ड रिमेंबर्ड रखने का कोई फायदा नहीं होता। यही मैं चीज आपसे पूछ रहा हूं। बेसिकली पासवर्ड हिस्ट्री का इस वक्त मतलब यह है कि जो प्रीवियस पासवर्ड्स हैं, 5 पासवर्ड्स, यानी आपके जो आखिरी 5 पासवर्ड थे, एक आपने 5 महीने पहले रखा था, एक 4 महीने पहले, एक 3 महीने पहले, एक 2 महीने पहले, एक 1 महीने पहले, ठीक है। या ये कर लें, एक 4 महीने पहले, एक 3 महीने पहले, एक 2 महीने पहले, एक 1 महीने पहले, और एक अब जो है पासवर्ड। ये 5 आपके पासवर्ड जो है वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे जब आप चेंज करेंगे। तो इन 5 में से आप कोई भी पासवर्ड रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम पासवर्ड एज 0 रखता हूं, मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब यह होता है कि जिस पीरियड से पहले यूजर इज नॉट अलाउड टू चेंज पासवर्ड। देखिए, मैक्सिमम का तो मतलब यह है ना
कि यूजर इज बाउंड टू चेंज पासवर्ड, अगर चेंज नहीं करेगा तो लॉग ऑन नहीं हो सकेगा। यहां मैंने कर दिया है 40, तो यूजर का पासवर्ड 40 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगा, पासवर्ड चेंज करे देन लॉग ऑन हो। मिनिमम पासवर्ड एज में मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 5 डेज। ये मैं क्यों दे रहा हूं, अगर मैं ये नहीं देता और पासवर्ड हिस्ट्री आपने इन्फोर्स की हुई है, यूजर को प्रॉम्प्ट करता है सिस्टम के योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज पासवर्ड। यूजर क्या करता है, पासवर्ड चेंज करता है और चेंज करके प्रीवियस पासवर्ड देता है, तो सिस्टम एरर देता है। सिस्टम कहता है कि ये पासवर्ड तुम नहीं दे सकते, ठीक है, और उसकी रीजन ये कि वो हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि यूजर को आपने मिनिमम पासवर्ड एज जो है वो 0 डेज दी हुई है, मैं यहां पे 0 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, यूजर कुछ और पासवर्ड रखता है, कुछ और पासवर्ड रखता है, उसके बाद फिर दोबारा पासवर्ड चेंज करता है, फिर कुछ और पासवर्ड रख देता है। यानी वो बार बार पासवर्ड को चेंज जब करेगा तो वो जो चेंज करके पासवर्ड रखेगा वो हिस्ट्री में जाते जाएंगे और जो पुराने वाले हैं वो हिस्ट्री में से निकलते जाएंगे। उसकी वजह ये कि यूजर को आपने अलाउ किया है कि जस्ट टू, सिस्टम को अलाउ किया है जस्ट टू रिमेंबर लास्ट 5 पासवर्ड्स। तो यूजर फ्रीक्वेंटली पासवर्ड चेंज करके हिस्ट्री में से वो पासवर्ड जो वो रखना चाहता है वो निकाल देगा, और जो उसने ABCDEFIJK इस तरह के पासवर्ड रखे हैं वो हिस्ट्री में चले गए। उसके बाद यूजर दोबारा वही पासवर्ड रखेगा जो वो रखना चाहता था, यानी जिसको उसने हिस्ट्री में से निकाल दिया है, सिस्टम उसे पासवर्ड वो रख लेने देगा क्योंकि वो पासवर्ड हिस्ट्री में से निकल गया है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए मिनिमम पासवर्ड एज जो है इट शुड बी एनी नंबर ग्रेटर देन 0। मैं 5 दे देता हूं। अब क्या होगा, यूजर जब पासवर्ड चेंज करके कुछ और पासवर्ड रखेगा तो पासवर्ड चेंज हो गया, अब उस पासवर्ड की एज है 0 डेज। जब यूजर दोबारा पासवर्ड चेंज करने देगा तो सिस्टम उसे बताएगा कि योर पासवर्ड, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज पासवर्ड। कभी भी जो रीजन है एक्चुअल नहीं बताई जाती, लेकिन यूजर को पासवर्ड नहीं चेंज करने देगा। उसकी वजह यह है कि पासवर्ड उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक उसकी मिनिमम एज पूरी नहीं हो जाए। तो क्योंकि आपने मिनिमम पासवर्ड एज दे दी है 5 डेज, तो 5 डेज से पहले पासवर्ड चेंज नहीं हो सकता। यूजर को वही मुश्किल पासवर्ड जो उसने रखा है 5 दिन तक वही याद रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर यूजर उस पॉलिसी को कंप्लाई करेगा। चलें जी, एक तो ये पासवर्ड पॉलिसी पे हमने काफी डिस्कशन कर ली, जिससे आपको पासवर्ड पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये सारी पासवर्ड पॉलिसी की ऑप्शन है। लॉकआउट पॉलिसी भी देख लें। लॉकआउट पॉलिसी ये होती है कि यूजर ने बैड अटेम्प्ट्स की हैं तो उसका अकाउंट लॉक हो जाए। 3 सेटिंग्स होती हैं इसमें। एक है लॉकआउट थ्रेशोल्ड, ठीक है, इसमें आप बताते हैं कि कितनी अटेम्प्ट्स यूजर को अलाउड हैं। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 5 बैड अटेम्प्ट्स, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ 5, ये मैंने 5 दे दिया। अब क्या होगा, यूजर 5 इनवैलिड अटेम्प्ट्स कर सकता है, उसके बाद उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी 5th अटेम्प्ट के बाद 6th अटेम्प्ट में अगर सही पासवर्ड भी देता तो लॉग इन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब उसने 5th बैड अटेम्प्ट किया तो उसका अकाउंट लॉक हो गया। तो अब लॉक कितनी देर तक रहेगा ये आप बताएंगे लॉकआउट ड्यूरेशन में, ठीक है। मैं ओके करता हूं तो ये लॉकआउट ड्यूरेशन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। ये लॉकआउट ड्यूरेशन है 30 मिनट्स है इस वक्त, ओके कर दें। ये आपका लॉकआउट ड्यूरेशन है, ठीक है। 30 मिनट्स तक उसका अकाउंट लॉक रहेगा। और रीसेट काउंटर इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स। ये क्या है, ये है कि जो काउंटर है, जो काउंटिंग कर रहा है कि हाउ मेनी बैड अटेम्प्ट यूजर हैज एक्सिक्यूटेड, वो काउंटर इतने मिनट्स के बाद रीसेट हो जाएगा। समटाइम ये भी तो होता है कि यूजर मिस्टेकनली रॉन्ग पासवर्ड्स दे रहा है, यानी हैकर नहीं है जो उसका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि यूजर खुद ही है और वो भूल गया पासवर्ड, वो रॉन्ग पासवर्ड देता जा रहा है। तो उसने 2-3 बैड अटेम्प्ट्स की, उसके बाद उसका अकाउंट अभी लॉक नहीं हुआ और यूजर उठ के चला जाता है, या उसने 5 बैड अटेम्प्ट्स कर दी, तब भी क्या होगा, अकाउंट तो उसका लॉक हो गया, 30 मिनट्स के बाद ही अनलॉक होगा। लेकिन ये जो रीसेट काउंटर आप दे देते हैं, इसका मतलब है कि काउंटर दोबारा रीसेट हो जाएगा एंड यूजर वुड हैव 5 अटेम्प्ट्स अगेन, ठीक है। ये इसकी सिग्निफिकेंस उस वक्त है लाइक यूजर ने 3 बैड अटेम्प्ट्स की और उसके बाद वो मजीद बैड अटेम्प्ट्स नहीं करता, उसका अकाउंट अभी लॉक नहीं हुआ, तो अभी उसके पास 2 बैड अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि मैंने जो इस वक्त सेटिंग की है वो 5 बैड अटेम्प्ट्स की है। तो यूजर के पास 2 अटेम्प्ट्स की ऑप्शन है,
लेकिन अगर यूजर 15 मिनट्स के बाद आता है तो उसके पास दोबारा से 5 अटेम्प्ट्स की ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये काउंटर को इतने मिनट्स के बाद रीसेट कर देता है। ये आपके अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपके पास डोमेन में मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो पासवर्ड पॉलिसी है वो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में ही दी जाती है, और यही सिंगल पॉलिसी होती है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रही होती है। आपके पास हो सकता है ओयूज एक से ज्यादा हो, एक सेल्स ओयू है, एक मार्केटिंग ओयू है, दोनों ओयूज पे आपने डिफरेंट जीपीओस इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो क्या मैं दोनों जीपीओस पे डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसी रख सकता हूं? अपेरेंटली तो इट लुक्स गुड, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। आपके दोनों जीपीओस पे जो पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई होगी वो वही है जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में डिक्लेयर की हुई होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि डोमेन में पासवर्ड पॉलिसी मल्टीपल नहीं हो सकती। ठीक है, सिंगल पासवर्ड पॉलिसी होती है जो पूरे डोमेन के जो यूजर्स हैं उन पे अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, चाहे आप मल्टीपल जीपीओस ही क्यों ना बना लें। ये मैंने आपको इसलिए बात बताई है क्योंकि जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ रहा है उसमें इसकी लिंकेज है। नेक्स्ट कर दें। ओके जी, कॉन्फ़िगर यूजर अकाउंट पॉलिसीज, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी अकाउंट सेटिंग्स हैं। आपके पास लोकल पॉलिसीज में भी ये ऑप्शंस होती हैं, आपके पास ग्रुप पॉलिसी में भी हैं। और अगर आप ग्रुप पॉलिसी अकाउंट सेटिंग्स से करें तो वो कहता है कॉन्फ़िगर्ड विद द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल से करते हैं, जो मैंने भी यूज किया था। देन अप्लाई टू ऑल अकाउंट्स इन ADDS एंड लोकल अकाउंट्स ऑन कंप्यूटर्स ज्वाइंट टू द डोमेन। आपके पास जितने भी डोमेन अकाउंट्स हैं और जो आपके ADS में डिक्लेयर की हैं उन सब पे ये पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई होती है, और कैन ओनली बी अप्लाइड वंस इन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ये वो पॉइंट है जो स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं। आप याद रखिएगा कि पासवर्ड पॉलिसी सिर्फ एक दफा अप्लाई की जा सकती है, और ओनली इन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। यू मे नॉट हैव मल्टीपल पासवर्ड पॉलिसीज बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अगर आपकी मल्टीपल कंडीशंस हैं तो पहले तो ये होता था, उसके लिए हम मल्टी डोमेन मॉडल बनाते थे, यानी 2 डोमेन्स बना लेते थे। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक और चॉइस दे दी है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पे वो कहता है टेक प्रेसिडेंस ओवर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग्स। आपके पास ये पासवर्ड पॉलिसी जो है ना लोकल में भी होती है। अब मेरे पास जाहिर है कंप्यूटर जो है ये डोमेन कंट्रोलर है, और डोमेन कंट्रोलर पे लोकल सेटिंग्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन मैं देखता हूँ इसके स्नैपिंग्स में अगर नजर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूं। लेकिन आप इसे अपने सिस्टम पे ट्राई कीजिएगा जिसपे ADS नहीं है, उसमें आपको जरूर ये ऑप्शन मिलेगी। ये देखें, लोकल नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें होगी नहीं क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है। आप नॉन डीसी पे से ट्राई कीजिएगा तो नॉन डीसी में लोकल सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको पासवर्ड पॉलिसी मिलती है। इस कंप्यूटर पे क्योंकि डोमेन इंस्टॉल की गई है, ये कंप्यूटर जो है ये नॉन डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ये डोमेन कंट्रोलर है, तो डोमेन कंट्रोलर पे ये ऑप्शन नहीं होती। ओके, टेक्स प्रेसिडेंस ओवर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग्स। अगर आपने डोमेन मेंबर पे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग्स डिफाइन की हैं और आपने ग्रुप पॉलिसी पे पॉलिसी सेटिंग्स डिफरेंट दे दी हैं, तो प्रेसिडेंस ग्रुप पॉलिसी वाली सेटिंग्स लेंगी, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग्स प्रेसिडेंस नहीं लेंगी। जी, व्हाट आर पासवर्ड सेटिंग्स ऑब्जेक्ट। ये वो आर्टिकल है जिसके लिए मैंने आपको पासवर्ड पॉलिसी की डिटेल बताई है कि पासवर्ड पॉलिसी जो है वो आपकी पूरी डोमेन में सिंगल होती है। अब अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे पास पासवर्ड पॉलिसी की रिक्वायरमेंट जरा डिफरेंट है, मैं पूरी डोमेन के लिए पासवर्ड पॉलिसी सिंगल रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे सर्टेन यूजर्स हैं जिनकी मैं पासवर्ड पॉलिसी जो है उसको डोमेन से डिफरेंट रखना चाहता हूं, यानी मेरे कुछ सर्विस अकाउंट्स हैं जिनके लिए मैं पासवर्ड लेंथ रखना चाहता हूँ 64 कैरेक्टर्स। मेरे कुछ यूजर अकाउंट्स हैं जिनके लिए मैं पासवर्ड पॉलिसी रखना चाहता हूँ लाइक 10 कैरेक्टर्स, जबकि जो डोमेन के यानी रेस्ट ऑफ द यूजर अकाउंट्स हैं उन पे पासवर्ड पॉलिसी 7 कैरेक्टर्स की होगी। तो मैंने ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई किया, ग्रुप पॉलिसी में मैंने 7 लेटर्स मेंशन कर दिए, तो तमाम यूजर्स पे 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड अप्लाई हो रहा है। अब सिंस ग्रुप पॉलिसी ओनली अलाउड सिंगल पासवर्ड पॉलिसी, तो एक और पासवर्ड पॉलिसी बना के तो आप ये केस अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो चीज आपकी हेल्प करेगी वो है फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी। आप इसे समझ लें, उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। व्हाट आर पासवर्ड सेटिंग्स ऑब्जेक्ट।
You can use fine grained password policy to specify multiple password policies within a single domain. ठीक है, अब यहां से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि you may not have multiple password policies without creating fine grained password policies. Fine grained password policies क्या कर रही है? Apply only to user objects, ठीक है, और INET और person object and global security groups. जो आपकी फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी है, बिल्कुल क्लियर कर लें, इसका गलत कॉन्सेप्ट जहन में नहीं बनाना। फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी यानी ये जो आपका ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वहां से नहीं बनेगी। इसको क्रिएट करने का बिल्कुल मेथड इंटायरली डिफरेंट है। इसको आप क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ADSI एडिट। अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। उसके बाद कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ OU डायरेक्टली। आप फाइन ग्रैंड पॉलिसी